हेलो स्टूडेंट। हमारा इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर चल रहे हैं और हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 21 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं ये आपको मैंने सारे बता दिए थे। एक बार दोबारा आपको अगर पिक्चर से क्लियर करा देते हैं। ठीक है, आर्टिकल ये आ गए। ठीक है, टाइप फंडामेंटल राइट 6 टाइप के होते हैं। फंड हम अभी पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वलिटी, हमने आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हमने पढ़ चुका था। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, जो आपकी राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम के अंदर हमारे क्या आते हैं, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के अंदर ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अपना दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं हमारे राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं वो क्या है, राइट टू फ्रीडम हम पढ़ रहे हैं। जिसमें क्या आर्टिकल हम कौन से आर्टिकल में पहुंच चुके हैं, आर्टिकल 21 में। कल तक आपको 20 तक लेक्चर सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आज आर्टिकल 21 पढ़ेंगे कि क्या है। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि मैंने ये बोला था आर्टिकल जो 20 और 21 है ये इमरजेंसी के टाइम पे भी क्या होते हैं, वायलेट नहीं होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 को मैंने बताया था प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अगर आप कोई ऑफेंस कर देते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोटेक्शन दी है उसकी बात करता है आर्टिकल 20। और आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन करने की किस आर्टिकल के में लिखा गया है, आर्टिकल 21 में। और आपकी पर्सनल लिबर्टी के बारे में भी किस में लिखा गया है, आर्टिकल 21। तो हम इसको बेसिक से समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, ये आर्टिकल कहता क्या है, ये आर्टिकल कहता है सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, कोई भी इंसान को हर इंसान को क्या है, जीने का अधिकार है कि नहीं है। और साथ साथ में उसकी कुछ पर्सनल लिबर्टीज़ हो सकती है। ठीक है, उसे स्वतंत्रता दी है किस चीज़ के लिए, पर्सनल। ठीक है, तो इस चीज़ की ये बात करता है आर्टिकल 21। तभी इस आर्टिकल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है। तभी जब इमरजेंसी भी लग जाती है तब आर्टिकल 20 और 21 क्या होते हैं, वायलेट नहीं होते, ये आपके सस्पेंड नहीं होते, ये एज इट इज़ चल रहे होते हैं। नहीं तो अगर ये वायलेट हो जाते तो कोई भी पुलिस आ जाती, कोई भी पुलिस आपको पकड़ के ले जाती और आपको बंद कर देती। ठीक है, आपकी पर्सनल लिबर्टी ख़त्म कर देती, आपके घर के अंदर कोई भी आ जाता। ठीक है, आपको कोई भी आता गोली मार देता। ठीक है, आपकी तो लाइफ की प्रोटेक्शन ही नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल 21 को क्या रखा गया है, यहाँ पे सस्पेंड नहीं करते हैं इमरजेंसी के केस में भी। तो इसी चीज़ के बारे में बात करी गई है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ। ठीक है, एक्सेप्ट कंडीशन क्या दे रखी है इसने कि क्या क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ। लेकिन अगर कोई प्रोसीजर लॉ के द्वारा बनाया जाता है तो वहाँ पे आपका उसको कम करा जा सकता है। अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ये याद रखना है कि यहाँ पे ये सिटीजन के लिए भी अवेलेबल होता है और किसके लिए भी होता है, नॉन सिटीजन के लिए। जब हम नॉन सिटीजन बात करते हैं तो यहाँ पे हम जनरली फ्रेंडली नेशन की बात करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले दिन पढ़ाया था कि एलियंस दो टाइप के होते हैं, एक कॉर्डियल रिलेशन होते हैं जिसकी हमारे देश के यहाँ कॉर्डियल रिलेशन होंगे, फ्रेंडली रिलेशन होंगे, एक एनिमी रिलेशन है ना। तो यहाँ पे हमारी जनरली किसकी बात करी जाती है, फ्रेंडली रिलेशन की बात करी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करिए है, क्या बात करिए, वैसे तो ये सबको दी जाती है लेकिन अब जो मेन बात आती है हम केस के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में गो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था तो एक गोपालन केस गया था। ठीक है, 1950 के टाइम पे। यहाँ पे देखो कृष्ण भगवान बनाए, गोपाल नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, गोपालन केस गया था। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें जो वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन। इसने कहा था एग्जीक्यूटिव एक्शन के ही खिलाफ ही आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या होता है, जैसे कोई मंत्रिमंडल होता है ना, जब आप क्या करते हो, देखो यहाँ से आप क्या करते हो, सबको चुन चुन के भेजते हो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, जैसे अगर सेंट्रल लेवल में अगर हम बात करें, जैसे अभी किसकी सरकार है, गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। ठीक है, कैबिनेट बैठती है तो वो एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या होते हैं, बाकी के जो लोग इलेक्टेड लोग हुए हैं चाहे उन्हीं की पार्टी के क्यों ना हो, बाकी लोग जो मंत्रिमंडल जिनको नहीं मिला है वो क्या है, लेजिस्लेटिव में काउंट होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये होता है जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेटिव से ही बनती है। ठीक है, अगर वो कोई डिसीजन बनाती है, वो हर बार के लिए डिसीजन बनाने के लिए लॉ पास नहीं करती है, सबसे साइन नहीं लेती ना, लोकसभा में सबसे साइन नहीं लेती है। तो जब एग्जीक्यूटिव एक्शन हो रहा होगा, खाली एग्जीक्यूटिव अगर कोई नियम बना रहा होगा ये उसके खिलाफ है, कहा नॉट अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव, लेकिन लेजिस्लेटिव के खिलाफ नहीं होगा। ये बात आई थी गोपालन केस में। ठीक है, लेजिस्लेटिव में क्या होगा, जब सभी लोग मिलके
उस बिल को पास करेंगे, ठीक है, तब लॉ बनेगा। तो यहाँ पे क्या कहा था, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ होगा, लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इसमें कहा था, स्टेट कैन डिप्राइव राइट टू लिबर्टी। स्टेट के पास अधिकार है, जब यहाँ पे स्टेट बोलते हो सेंट्रल का भी कह सकते हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर सकते हो, तो वो आपके जीने के अधिकार को भी छीन सकता है एंड पर्सनल लिबर्टी को भी ले सकता है एज पर द लॉ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर बनेगा उस कंडीशन पे। तो ये कहा गया था। तीसरा पॉइंट एक आता, पर्सनल लिबर्टी ओनली मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जब हमने पर्सनल लिबर्टी को वहाँ डिफाइन किया था तो हमने कहा था सिर्फ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को ही हमने पर्सनल लिबर्टी कहा था कि वो उसकी पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। तो ये केस कौन सा था, गोपालन केस था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप ये देख रहे हो 1978 पे यहाँ पे दोबारा इस चीज़ पे रिलेटेड केस करा गया, जिसमें क्या था, मेनका गांधी केस था। मेनका गांधी बीजेपी की मिनिस्ट्री में थी एक टाइम पे, ठीक है। तो इन्होंने जब केस किया था 1978, उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त इन्होंने क्या किया था, केस किया था कि इन्होंने कहा कि इस चीज़ को लेके आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेके इन्होंने केस किया था। और इस चीज़ का जब वर्डिक आया तो कुछ उन्होंने बहुत बड़ा, आपका कह सकते हो कि गोपालन केस के मुकाबले बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आई इसमें, ठीक है। हमेशा होता है कि यार कभी भी हम जितनी बार भी केस करते हैं या इन चीज़ों में हम रिपील करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं, जो कि क्या कहते हैं, जुडिशरी भी अपनी तरफ से सोचती है कि कुछ अच्छा रिजल्ट लाए ना, तो उसी बेस में यहाँ काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव। यहाँ पे क्या निकल के आया कि लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट भी ये चीज़ लागू होगी, ठीक है। अगर उनका लॉ जो होता है, जो बना हुआ लेजिस्लेटिव का लॉ है, वो अनरीजनेबल होगा, अनजस्टिस होगा और अनफेयर होगा, तो उसे भी क्या कहा जाएगा, वो प्रोटेक्शन ऑफ मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमको देगा, ठीक है। प्रोटेक्शन दे रहा है ना आर्टिकल 21, तो पार्लियामेंट क्या कर रही है, वो छीन नहीं पाएगी हमसे, ये कहना चाह रही है यहाँ पे। दूसरा क्या है, राइट टू लाइफ मीन्स का क्या, राइट टू लीव का मीनिंग इसने जो डिफाइन किया वो क्या था, टू लीव विथ ह्यूमन डिग्निटी। यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी की बात करी है, वर्थ लिविंग की बात करी है और मीनिंगफुल लिविंग की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड हो गया था। और पर्सनल मीन्स, पिछली बार क्या था, पर्सनल लिबर्टी का कहने का मतलब सिर्फ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था। इस बार बोला है कि पर्सनल मीन्स का मतलब है नॉट ओनली दैट ऑफ अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बट मैनी अदर्स इन्फरेट राइट्स, ठीक है, एंड एडेड टू द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ मैन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें इन्फरेट राइट की बात करी थी, ठीक है, जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक में बताया है आपको। सुप्रीम कोर्ट का जो मेनिका गांधी का केस आया था 1978 में, तो इन्फरेट राइट की जो बात करी थी आर्टिकल 21 के अंदर, वो क्या क्या है उस चीज़ ये इसमें लिखे हैं, ठीक है। आप इनको देख के समझ सकते हो क्या क्या है। जैसे टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, एक ह्यूमन डिग्निटी से रह सकता है इंसान, ठीक है। राइट टू शेल्टर, उसके शेल्टर का अधिकार है, स्लीप सोने का अधिकार है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का अधिकार है, राइट टू हेल्थ का अधिकार है उसको, राइट टू क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन का भी उसको अधिकार है, राइट टू फ्री लीगल एड, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको लीगल एड मतलब कानूनी कार्रवाई उसको क्या मिलती है, फ्री मिलती है। ये भी आर्टिकल 21 के अंदर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछा जाता है कि ये हमारा किसके अंदर आता है, तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इसके नीचे वाला जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। मैंने आपको बात करी थी इंटरनल में अगर हम कहीं भी घूम सकते हैं, फ्रीडम है, तो वो आर्टिकल 19 के अंदर आता है डी पार्ट में। लेकिन यहाँ पे लिखा है बट द मूव फ्रीली विद इन इंडिया इज अंडर आर्टिकल 19 डी। लेकिन आउटसाइड मूव करने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए हमको आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ठीक है, आपको बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, इसके अगेंस्ट भी क्या है, आपका राइट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में किया था, जिसमें क्या था कि आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, तो इसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर आता है। हमको इन्फॉर्मेशन लेने का भी अधिकार है, वो भी आर्टिकल 21 के अंदर डाला गया है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें आती रही अच्छी अच्छी, तो हमने इसके अंदर डालते रहे। जैसे कस्टडी हैरेसमेंट, अगर आपको कस्टडी में ले लिया है तो उसमें आपका हैरेसमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपकी प्राइवेसी, जैसे आज की डेट में प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि काफ़ी बार बात करी जाती है कि आपका डेटा लीक हो रहा है, आपका डाटा लीक हो रहा है करके, ठीक है। तो इसके लिए भी राइट टू प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला गया कि हमको प्राइवेसी है। तो ये चीज़ें याद रखना, जब आप अपने मूल अधिकार पढ़ते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी में पता चलती हैं कि जैसे आपका प्राइवेसी का भी आपका अधिकार है, ठीक है। आपकी प्राइवेसी का अगर कोई हनन करता है तो उसके लिए उसको कोर्ट से सज़ा मिल सकती है, ठीक है। राइट टू लाइवलीहुड, आपको जीने का बिल्कुल अच्छे तरीके से अधिकार है। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड मिलेगी आपको इमरजेंसी। अगेंस्ट हैंड कफिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, आप
राइट फेयर और स्पीड ट्रायल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके लिए, आप इनके ये आपके अधिकार दिए गए हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको ये चीज़ें दी गई हैं। अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो आप आर्टिकल 21 के हिसाब से उसे कह सकते हो, ठीक है, उसको नल एंड वॉइड कर सकते हो उस लॉ का, ठीक है। इस राइट टू डाई पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, इसमें पूछा गया है क्या मरने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो इसका आंसर है नो, ठीक है। राइट टू डाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ राइट टू लीव, ठीक है। हमने जो आर्टिकल 21 में बात करी है वो राइट काहे का दे रखा है, जीने का अधिकार दे रखा है, उससे स्वतंत्रता दे रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मरने की बात में वो राइट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बार केस हुए थे, तो उस चीज़ का वर्डिक्ट बता रखे हैं आपको। सुसाइड इज अ अननेचुरल टर्मिनल एंड एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ विच इज़ नॉट कंपेरेटिबल टू द राइट टू लाइफ, ठीक है। तो ये उसके अधिकार पे नहीं है, ये चीज़ों के बारे में बात करिए, ठीक है। अब जैसे दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला है, ये आप समझो, यहाँ पे एक टॉपिक आया इन रुक जाऊँ अलग टॉपिक, यूथैनेशिया, ठीक है। यूथैनेशिया क्या कहता है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि दो टाइप का होता है। एक तो पैसिव होता है, एक्टिव यूथैनेसिया होता है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से, जैसे कोई बीमार है या जिसको बहुत तकलीफ हो गई है, तो वो क्या करता है, यूथैनेसिया की बात करता है कि उसका क्या कहता है, पैसिफिक यूथैनेसिया दे देता है, जिससे वो कहेगा कि मतलब मेरे को मार ही दो, मेरे को थोड़ा सा इंजेक्शन लगा दो जिससे कि मैं मर जाऊँ। लेकिन अभी ये इंडिया में कॉन्ट्रोवर्सी है, इंडिया में अभी ये चीज़ों के बीच में मतलब थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस टाइप से अभी इसका कन्फ्यूजन है, ठीक है। और रही बात डेथ सेंटेंस, लास्ट लाइन देखो आप, डेथ सेंटेंस इन इंडिया, तो इंडिया में जो डेथ सेंटेंस होती है वो क्या दी जाती है, रियरेस्ट ऑफ रियर केस में दी जाती है डेथ सेंटेंस, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट जिसे हम कहते हैं वो रियरेस्ट ऑफ रियर में दी जाती है। आगे आओ आर्टिकल 21A, ठीक है। जब हम ए कहते हैं तो हमने इसको किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। जब भी हम कैपिटल वर्ड ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं 21, जैसे उस वक्त जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ उन्होंने तो आर्टिकल 21 लिखा, फिर आर्टिकल 22 बना दिया। तो लेकिन कभी कभार हमने क्या करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं या हम कोई चीज़ संशोधन कर रहे होते हैं या फिर कोई नया ऐड क्या कहते हैं लॉ उसके अंदर डाल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देते हैं। तभी हम क्या कर लिख देते हैं, जैसे आर्टिकल 21 लिखा है तो उसकी साइड में ए लिख देंगे कि हमने इसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड कर दी है। कहाँ पे इंक्लूड करी है, 21A में, ठीक है। इसके बाद भी अगर हम कोई और कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करते हैं तो हम 21B भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे करके आगे को बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोई फिक्स नहीं है, हम कितना भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 21A के अंदर क्या कहा गया है, राइट टू एजुकेशन की बात करी गई है। राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या कहा गया, अब हमें क्या है, हमें राइट है, किस चीज़ का राइट है, एजुकेशन पढ़ने का भी हमें राइट है, शिक्षा लेने का भी हमें क्या है, राइट है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, इसके अंदर क्या कहा गया कि राइट ऑफ अ चिल्ड्रन का क्या राइट है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले सकेगा, ठीक है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले सकेगा, ओके। यहाँ पे देखा अर्लियर पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 45 के अंदर इस चीज़ की बात करी गई थी। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होता है ना, वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट में। तो उसके लिए कोई ऐसा कोर्ट में नहीं जा सकता कि ये नहीं कह सकता कि मेरे को फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही है। लेकिन इसको अगर हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल सकें तो इसमें क्या होता है कि आप कोर्ट में भी जा सकते हो कि अगर आपको एजुकेशन फ्री नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है तो, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में बात करिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 6 to 14, 6 से लेके 14 ईयर के बीच में आपको एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन आपको क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। लेकिन याद रखना ये चीज़ें कहाँ मिलेगी, आपको प्राइमरी स्कूल में मिलेगी, ठीक है। आप ऐसे प्राइवेट स्कूल में जाके नहीं कह सकते हमको भी फ्री एजुकेशन दो, ठीक है, क्योंकि ये ऐड कहाँ करी गई है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम में ऐड करी गई है, तो आपको वहाँ मिल सकती है। इसके अंदर बात करी गई है आर्टिकल एडेड बाई 86 CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड करी गई थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन सारे जो आर्टिकल हैं, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, इन सबको मैं लास्ट में आपको दोबारा एक बार याद कराऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं। तो ये चीज़ें याद रखना कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया था, इसके हिसाब से क्या रखा गया था, इसके उससे क्या किया गया था, आर्टिकल संशोधन किया गया था और आर्टिकल 20A बनाया था, जिसमें कहा गया था राइट टू एजुकेशन क्या है, 6 to 14 ईयर वालों के लिए कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई थी। तो अब देखो राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 में क्या हुआ था, ये इंप्लीमेंट हो रहा। 2005 बिल वॉज ड्राफ्टेड, 2005 में बिल ड्राफ्ट किया था, 5 दिन पार्लियामेंट 2009 में, 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया, केम इनटू फोर्स में आ गया था। द एक्ट वॉज प्रोविंशली
प्रोविज़न फॉर 25% कोटा फॉर प्राइवेट स्कूल विच विल बी पेड बाय गवर्नमेंट। और ये चीज़ भी कहा गई थी कि 25% जो कोटा है प्राइवेट स्कूल में, वो चीज़ क्या रखी जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा पेड करी जाएगी उनको, वहाँ भी रिजर्वेशन कर रखने की बात करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें बात करी गई थी। राइट टू एजुकेशन में प्राइवेट में भी कुछ कोटा फिक्स करा गया था। ठीक है, आज यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 21 का एक का वही चल रहा है। एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी राइट टू एजुकेशन के लिए, अवेलेबल टू चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, डिसएडवांटेज ग्रुप से वो बिलोंग करने चाहिए, चाहे एसटी होगा, एससी होगा, ठीक है, ओबीसी होगा, ठीक है, या डिसेबल पर्सन होगा। सोशली बैकवर्ड क्लासेस से भी अगर कोई रहता है तो वो भी वहाँ अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जोग्राफिकली या लिंग्विस्टिकली या जेंडर एक्स्ट्रा, इन चीज़ों से भी मैटर रखता है कि वो अगर जोग्राफिकली कंडीशन है, ठीक है, लिंग्विस्टिक कंडीशन है। और डिसेबल, ठीक है, डिसेबल को हमने कब ऐड किया था, लेटर 2012 में ऐड किया था कि वो बंदा भी वहाँ एडमिशन ले सकता है राइट टू एजुकेशन के अंदर। ठीक है, और क्या है इसमें, नॉन टीचिंग वर्क्स टू टीचर्स है, इसमें कुछ नहीं है, नो टीचर वाला काम नहीं करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आता है, नो स्क्रीनिंग ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आप यहाँ पे कोई स्क्रीनिंग नहीं लोगे किसकी, ना ही स्टूडेंट की ना ही पेरेंट्स की। स्क्रीनिंग बोले तो जब आप एडमिशन लेते हो तो आपका कोई एडमिशन टेस्ट होगा या आपका ओरली टेस्ट हो सकता है, चाहे कोई भी टेस्ट हो सकता है ना, उसे स्क्रीनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई स्क्रीनिंग नहीं लोगे, ना ही स्टूडेंट की ना ही पेरेंट्स की। ठीक है, काफ़ी जगह पेरेंट्स की भी स्क्रीनिंग होती है, फिर उस हिसाब से बच्चे को भी एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब आर्टिकल 22 में अगर आप देखते हैं तो आर्टिकल 22 किस चीज़ की बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, ये आपको क्या देता है, अधिकार देता है कि आप जब कोई आपको अरेस्ट ऐसे ही थोड़ा ना कर देगा, आप कहते हो ना उससे कि अरेस्ट वारंट दिखाओ, ठीक है, किस केस में मुझे अरेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ें पूछ सकते हो ना। तो वही चीज़ों के लिए आपको अधिकार देखा है। नहीं तो ऐसा क्या हो जाएगा, नहीं तो तानाशाह हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो पुलिस वाले आएंगे, कब जिसकी मन जो आएगी पुलिस वाले पकड़ के आपको ले जाएंगे। आप पुलिस वाले से कुछ नहीं कह सकते, पुलिस वाले से आपने कुछ कहा तो पुलिस वाले आपको उठा के ले जाएंगे और जेल में बंद करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिस अधिकार के कारण आपको पुलिस से प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में भी आपको प्रोटेक्शन दी गई है। क्या प्रोटेक्शन दी है, ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड आर डिटेन। यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है उस पर्सन को जो अरेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, अब उसको क्या क्या प्रोटेक्शन कराई गई है आप देखो नीचे। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, इसमें कहा गया है, तो इसमें क्या कहा है, प्यूनिटिव डिटेंशन में जिसमें दंडात्मक नज़रबंदी होती है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, कोई दंड कर देते हो तो उसकी आपको क्या कहते हैं, सज़ा होती है। तो इसमें क्या होता है, अवेलेबल टू ऑर्डिनरी लॉ और पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। जब आपको पनिशमेंट कहाँ मिल जाती है, आपका ट्रायल, आपका कोर्ट के काम हो जाते हैं, आपको ट्रायल में आपको पनिशमेंट मिल जाती है, और कन्विक्शन बाय कोर्ट, और कोर्ट में आपकी कार्रवाई हो जाती है। उसके बाद आपको जो जेल में डाला जाता है उसको कहता है प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन आफ्टर द क्राइम इज कमिटेड, जब आप क्राइम कर चुके होते हो उसके बाद आपकी सज़ा भी सुना दी जाती है, उसे हम कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, डिटेंशन दो टाइप के होते हैं, और होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिव लॉस। ठीक है, प्रिवेंटिव का हम रोकने के लिए आपको कभी भी नज़रबंद कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। ये इसमें बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई कोर्ट कचहरी के आपको बंद करा जाता है। और बंद क्यों करा जाता है, एप्लीकेबल बिफोर द क्राइम इज कमिटेड। ये क्राइम करने से पहले लोगों को पकड़ा जाता है, कि जैसे लगता है नहीं सस्पेक्टेड है कि ये कुछ कर सकते हैं या करने वाले हैं, तो तब पकड़ा जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं इसे। ठीक है, आपका डिटेंशन करा, आपकी नज़रबंदी कर रहे हैं लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन बिफोर द क्राइम इज कमिटेड, क्राइम करने से पहले की कंडीशन होती है। इन ऑर्डर ऑफ सस्पिशियस दैट अ क्राइम मे बी कमिटेड, आप क्राइम कर सकते हैं इस बेसिस पे आपको पकड़ा जाता है। डिटेंशन दो टाइप के होते हैं, एक तो आपको प्रॉपर तरीके से जाके आपको क्या कहते हैं, दंडात्मक नज़रबंदी कर दिया, और एक क्या है, निवारक नज़रबंदी कर रखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। अब इसमें देखो आप, एक तो यहाँ पे आपको मैंने दो टाइप के डिटेंशन बता दिए, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया, एक तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया। प्यूनिटिव मतलब क्या होता है, जब आप क्राइम कर लेते हैं उसके बाद आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो उस चीज़ के बारे में बात करिए। तो आर्टिकल 22 आपको कैसे प्रोटेक्शन देता है, अब देखना। आर्टिकल 22(1) क्या कहता है, आपको कहता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इन केस ऑफ अरेस्ट। जब आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको यह अधिकार है कि आपको किस केस में अरेस्ट किया जा रहा है, ये आप उनसे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि पुलिस आए धक्का मुक्की करके आपको उठा के ले गई। आप पूछ सकते हो कि मेरे को किस केस में आप अरेस्ट कर रहे हो,
ये आपका जानने का अधिकार है और वो पुलिस वाले बताएंगे। राइट टू कंसल्ट एंड गेट डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनरी ऑफ चॉइस, आपको ये भी अधिकार है कि आप अपनी चॉइस का कोई लीगल प्रैक्टिशनरी चुन सकते हैं, ठीक है, आप अपने वकील चुन सकते हैं और उसमें भी आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आपको अपना लीगल प्रैक्टिशनरी करने का पूरा मौका दिया जाएगा, आप जिसको चूज करना चाहो, ठीक है। ये राइट्स हमको किसने दिए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 के द्वारा दिए गए हैं। सेकंड क्लॉज क्या कहता है इसका, टू बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद 24 आवर एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो उसके 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आपको मैजिस्ट्रेट के सामने रखना होगा, लेकिन इसमें जो आपका जर्नी का टाइम है, आपकी ट्रैवलिंग का टाइम है, उसको क्या करेंगे, हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, जब आपको पकड़ा जाएगा तो उसके विदिन 24 आवर्स आपको कहाँ लाना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 अनलेस मैजिस्ट्रेट अथॉरिटी, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये सही केस में नहीं लाए हैं या सही नहीं है तो मैजिस्ट्रेट के कहने पे 24 आवर के जब आप मैजिस्ट्रेट से मिलोगे तब आपको सीधे सीधे वहाँ से छोड़ दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या कहता है, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट अब्सेंस होगा तो कोई भी और हॉलीडे में होगा तो क्या होगा कि उसके जगह पर जो पर्सन काम कर रहा है, ड्यूटी में है, आपको या तो उसके सामने ले जाना पड़ेगा या तो हाउस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, बट ही शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद 24 आवर, या तो मैजिस्ट्रेट के घर में ही ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये याद इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा कि 24 आवर के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है, जिसको भी पुलिस पकड़ती है उसको 24 आवर के सामने मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना ज़रूर पड़ता है, ठीक है। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि ये क्या कहते हैं सही तरीका नहीं है या कुछ गलत चीज़ हो गई है तो मैजिस्ट्रेट वहीं पे से उसको रिहा कर सकता है, ठीक है। तो यही बात करी गई है, डू नॉट प्रोटेक्ट, या आपको कब प्रोटेक्ट नहीं करता है, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा आपको पकड़ने का, या सिविल अरेस्ट हुआ होगा आपका, या अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, या फिर आपने क्राइम कर दिया होगा उसके बाद आपको सज़ा मिल गई होगी, उस बेसिस पे आप इन चीज़ों को प्रिवेंटिव डिटेंशन आप में आर्टिकल 22 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त आपसे कहेगा आप किस केस में कर रहे हो वो बताएगा आपको, इस केस में आपको सज़ा मिली है, आपको तभी अरेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे आपको मैजिस्ट्रेट नहीं छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मजिस्ट्रेट को कब छोड़ेगा, जब उसको लगेगा कि आप जैसे नॉर्मली उठा के लाए आपको घर से, आप उनको शक है कि आपने कुछ क्राइम किया, उस बेसिस पे आपको पकड़ के लाए तो बात अलग है। अब आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप देखो क्या कहता है 22(4) के अंदर, इसमें कहता है कि डिटेंशन शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ, आपका जो डिटेंशन होगा, आपको जो नज़रबंदी करी गई है, आपको जो पकड़ा गया है वो 3 महीने से ऊपर नहीं हो सकता, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट जज रिपोर्टेड अ सफिशिएंट एक्सटेंशन, अगर जब तक हाई कोर्ट से सफिशिएंट एक्सटेंशन नहीं मांगा जा सकता, ठीक है। अगर किसी को पकड़ा भी जाता है इसके अंदर तो वो 3 महीने से ऊपर का एक्सटेंशन नहीं हो सकता डिटेंशन का, उसका क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ेंगे पुलिस वालों को, ठीक है। 22 का 5 पॉइंट क्लॉज कहता है आपका, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डिटेनीज मस्ट बी प्रोवाइडेड टू मेक अ रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसको भी पूरे अधिकार दिए गए हैं, जिसको आपको जिसने अरेस्ट हुआ है उसको भी पूरे अधिकार दिए गए जाते हैं कि बात करने के और कम्युनिकेट करने की, और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस चीज़ में एक्शन आपके साथ क्या क्या हो रहा है करके ना, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और 6 क्या कहता है इसका, फैक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन अगर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, ठीक है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें तो वो डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती हैं, ठीक है, पर्सनली होंगे तो वो डिस्क्लोज कर देंगे। पार्लियामेंट 7 पॉइंट कहता है, पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, पार्लियामेंट क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है ऑन द फॉलोइंग, डिटेंशन फॉर मोर देन 3 मंथ, ठीक है, सर्टेन सर्कमस्टेंसेज एंड क्लासेज, कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में या फिर क्लासेज में क्या कर सकती है, आपका डिटेंशन पीरियड बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट इससे लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट बना सकती है इस पर लॉ। मैक्सिमम पीरियड फॉर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज एंड क्लासेज, ये भी कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट ही के हाथ में पावर है इस चीज़ पर डिसाइड करने की। तो इसमें आगे देखते हैं क्या है, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये बताया गया कि किस पार्लियामेंट ने हैज़ राइट टू मेक लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन पे पार्लियामेंट का राइट्स होता है, और उसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग लॉ बनाए हैं, इस चीज़ की बात करिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ समझाने वाली नहीं है। इसके बाद हमारा जो आता है आर्टिकल, हम 3rd में पहुंच जाते हैं, जो हमारा मतलब फंडामेंटल राइट्स 3rd होता है, जो हमारा मूल अधिकार है वो हम 3रे में पहुंच जाते हैं, जिसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपका एक्सप्लॉइटेशन ना हो इसके लिए आपको भी राइट दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 में बात करता है, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉप पॉइंट है वो क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। इसमें आर्टिकल 23 एंड 24 2 आर्टिकल आते हैं,
इसमें हम बात करते हैं 23 आर्टिकल आपका कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग के लिए आपको प्रोहिबिशन लगा रखा है, और साथ साथ में बेगार मजदूर के लिए भी, बॉन्डेड जो लेबर होता है उसके लिए भी आपको क्या गया है, आपको रोक लगाई गई है। ठीक है, तो अवेलेबल फॉर सिटीजन एंड फॉरनर्स, इसमें सिटीजन और फॉरनर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको अधिकार है। ठीक है, तो इसमें बोला है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, अगर ह्यूमन बींग का क्या करा जाता है, क्या कहते हैं, ट्रैफिक करा जाता है। जैसे आपको पता ही होगा कि आपको सेलिंग और बाइंग करी जाती है। ठीक है, नीचे पॉइंट में आप समझो क्या कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। ठीक है, उनको एक सामान की तरह क्या कहते हैं, इंसानों को, चाहे आदमी हो, चाहे आदमी को भी ख़रीदा जाता है, जैसे कि उनको काम करने के लिए बंधुआ मजदूर बना देते हैं, वैसे ख़रीदा जाता है। वुमेन को ख़रीदा जाता है कि ठीक है, और साथ साथ में चिल्ड्रन को भी काम करने के लिए ऐसी चीज़ों तौर पे ख़रीदा जाता है। इमोरली ट्रैफिकिंग होती है, लाइक प्रोस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन के जैसे वुमेन्स हो गई, इनको क्या करा जाता है, प्रोस्टिट्यूशन के मार्केट में दे दिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए क्या करी जाता है, इमोरली ट्रैफिकिंग होती है, इसके भी क्या है, अगेंस्ट है। ठीक है, आर्टिकल 23 से आप कह सकते हो कि ये चीज़ इसके अगेंस्ट हो रही है। ठीक है, और यही फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, देखो दासीज की बात करता है। देवदासीज क्या होता है, जैसे साउथ इंडिया में क्या होते हैं ना, स्लेवरी की तरह काम करते हैं देवदासी, जिसे वहाँ एज अ, जैसे कह सकते हो आप, पंडित जी को दे देते थे कि हमारी लड़की को दे देते थे, इस टाइप से देवदासी टाइप का कर देते थे कि अब ये तुम्हारे ही उसमें है, तो आप तुम्हारी सेवा करेगी। तो इस चीज़ के लिए भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाएगी, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, बॉन्डेड लेवल टाइप की हो जा रही है ना वो, अब वहाँ बंधुआ मजदूर टाइप की बन गई और वहीं काम करेगी। ठीक है, उसके खुद के राइट्स और लीगल कोई पेटिशन कुछ है ही नहीं, तो उसी चीज़ के लिए इस चीज़ का अपोज किया गया है। तो आर्टिकल 23 से इस चीज़ से आप बच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन इन चीज़ों का होता है। अब देखो दूसरी बात करते हैं, बॉन्डेड लेबर की बात करते हैं, जिसको हम बेगार भी कहते हैं। ठीक है, हमका बंधुआ मजदूरी नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे लड़की कह रही है हमको बंधुआ मजदूरी नहीं करनी, तो यहाँ पे क्या करा जाता है, ऐसे बच्चों को खरीदा जाता है जिनको क्या करते हैं, बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। उनको सिर्फ घर में रखा जाता है, उनको सिर्फ खाना दिया जाता है, कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है, और खाना भी आप जान ही सकते हो कैसा दिया जाता होगा। तो उनको बिल्कुल ये मान के चलो कि उनकी लाइफ पूरी क्या कर दी जाती है, बंधुआ मजदूर की तरह उनके मालिकों के लिए निछावर कर दी जाती है कि तुमको हमने खरीदा है, तुम अब हमारे लिए काम करो, इस टाइप वाला चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखे गए हैं। वन पॉइंट में आप देखो, बेगर्स मीन्स कंपलसरी वर्क विदाउट न्यूमिनेशन। ठीक है, आपको बिना तनख्वाह के आपको वहाँ काम कराया जाता है, बॉन्डेड लेबर जाता है, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको फोर्सफुली लेबर बनाया जाता है, फोर्स लेबर कराया जाता है। मोर वर्क लेस पे, आपको ज़्यादा काम करा के कम पैसा दिया जाता है। जैसे आप माइनिंग में भी देखा होगा कि माइनिंग केसों में भी ऐसा होता है कि वहाँ आपको खरीद जैसा लिया जाता है और उसके बाद आपसे काम कराया जाता है सिर्फ बंधुआ मजदूरी की तरह। तो आर्टिकल 23 आने से जब हमारा देश आज़ाद होता था ना, तो उस समय ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ चल रही थी, तभी इन्हीं चीज़ को देख के जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये चीज़ें इसमें तभी इंक्लूड करी गई, क्योंकि आज की डेट में भी ऐसी कई जगह है जहाँ पे बंधुआ मजदूरी चल रही है। ठीक है, तो वही चीज़ों के लिए क्या है, इन रूलों को बनाया गया है, और उनको चीज़ें अभी तक नहीं पता है। अब बेचारा जो बंधुआ मजदूर है उसे नहीं पता है कि मेरे को ये अधिकार है। ठीक है, तो ये अधिकार कैसे पता चलेंगे, जब वो पढ़ेगा, अगर उसको पढ़ने दिया जाएगा तभी तो समझेगा ना। तो ये पॉलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको सोशल लाइफ से भी कनेक्ट करती है, और आपको पता होता है कि आपके क्या अधिकार है, और साथ साथ में आपको ये भी पता होता है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वाले आर्टिकल में जब हमने पढ़ा 21A में, आपको राइट टू एजुकेशन का अधिकार है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी आपको 25% कोटा आपका रिजर्व होता है राइट टू एजुकेशन में, आप दिखाओ आपने करा ही नहीं करा है। ठीक है, जो बेचारे गरीब हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। ठीक है, और साथ साथ में देखो, आप इमेजिन करो, कोई बच्चा अगर सब्जी बेच रहा है, उसको ये थोड़ा ना पता होता है कि मुझे भी क्या कहते हैं अधिकार है पढ़ने का, मेरे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल रही है 6 to 14 ईयर तक, उसे नहीं पता होता। तो उसे आप एटलीस्ट बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं जब पढ़ने का फ़ायदा क्या रहता है। और आप इसमें पॉलिटी के ना सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपको बेसिक चीज़ों का भी पता रहता है कि हाँ भाई, ये चीज़ें हमारे लिए बनाई गई है और हमारे लिए कितनी बेनिफिटेबल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दे रखा है। ठीक है, कितने रूल्स रखे हैं, कितनी फ्रीडम दे रखी है। तो अब आर्टिकल 24 देखो, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। ये क्या कहता है, आपको प्रोहिबिशन करता है, आपको मना करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करने से मना करता है। तो नो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14, कोई भी बच्चा जो 14 साल से नीचे है, शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैजार्डियस एक्टिविटी लाइक माइंस, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फैक्ट्री। तो खासकर इस पॉइंट में जो मेन चीज़ रखी गई है वो ये चीज़ रखी गई थी कि आप हैजार्डियस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, चाहे वो माइनिंग का हो। आपने देखा होगा बैंगल्स बनते हैं तो काफ़ी हीट एरिया होता है वो, या फिर स्टील, जहाँ पे आपका क्या होता है, स्टील का काम होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल ही वो लावा की तरह
चल रहा होता है, ठीक है, काम, तो उन जगहों पे क्या करा जाता है, इन लोगों को हैजार्डियस फैक्ट्रीज के अंदर आ गए हो तो वहाँ बच्चों को अलाउ नहीं होता अंडर 14 एज, ठीक है। डज नॉट प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट इन हार्मलेस एंड इनोसेंट वर्क, लेकिन उनको नॉट प्रोहिबिटेड मतलब वो कर सकते हैं काम कहाँ, हार्मलेस, जैसे मिठाई वाली दुकान में या थोड़ी सब्जी वाली दुकान में, ऐसी जगह वो कर सकते हैं क्योंकि वो इनोसेंट वर्क वर्क के अंदर आया। लेकिन कोशिश करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप 14 साल से नीचे वाले बच्चों को काम ना कराएं, उनको एजुकेशन कराओ, ठीक है। राइट टू एजुकेशन तभी तो बनाया गया है कि उनको एजुकेशन दो, ना कि उनसे काम कराओ। उसके बाद आप उसको करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी इस आर्टिकल में ये चीज़ कहा गया था कि लेकिन वो काम कर सकते हैं कहाँ, इनोसेंट प्लेस में, जहाँ पे आपको क्या होगा, हैजार्डियस चीज़ें नहीं होंगी। तो ये चीज़ें उसमें बात करी है। इससे रिलेटेड काफ़ी लॉस आए, ठीक है, अभी भी लॉस चल रहे हैं, लेकिन अभी भी यही चीज़ें हैं कि मेन चीज़ क्या है कि मेन पॉइंट जो आपका आर्टिकल से समझना है वो ये है कि अंडर 14 एज आप हैजार्डियस फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। अगर कोई ऐसा कराता है तो उसकी फैक्ट्री में गवर्नमेंट मतलब उसकी फैक्ट्री में केस कर सकते हो आप, और साथ साथ में उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। और उसके अगर कोई हार्मलेस या फिर इनोसेंट वर्क प्लेस है तो वहाँ पे वो बंदा काम कर सकता है। लेकिन कोशिश करी जाती है कि अंडर 14 एज से नीचे काम ना ही कराओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उनको एजुकेशन का राइट है, उनको राइट है कि वो एजुकेशन लें, और अगर वो एजुकेशन लेंगे तभी तो वो आगे जाके कुछ करेंगे ना, कुछ तो समझेंगे, अपने अधिकार के बारे में समझेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो उनका उनका अभी राइट क्या है, उनको पढ़ना है, ठीक है। तो उनको पढ़ने के लिए आप मोटिवेट करो, और साथ साथ में जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद वो काम कर ही सकता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है। आर्टिकल 24 आपका कवर कर दिया गया है। अब आपको बताया जाएगा इसके बाद जो आपका फोर्थ राइट है आपका, वो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। आपका फ्रीडम है रिलीजियस से रिलेटेड, इस चीज़ के बारे में बात करी जाएगी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।